Assalamu alaikum. I'm Dr. Aman Kavi. I'm from the Department of Plastic Surgery at Yaqin National Hospital. So today I have the pleasure to welcome you all to a very informative session about cosmetic surgery. So what is cosmetic surgery? It actually focuses on enhancing one's aesthetic appeal and it boosts up your confidence. There are a lot of surgical procedures that we can do in Yaqin National Hospital that will provide you the comfort, the satisfaction that you are enhancing for. हर किसी का एक हक है कि वो अपने चेहरे या अपने बॉडी के बारे में अगर कंसर्न है या उसको कोई चीज बुरी लगती है या वो चेंज कराना चाहता है, एनहांस कराना चाहता है, तो वो करा सकता है। हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स जिस तरह के एब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, राइनोप्लास्टी, जिसको आसान लफ्जों में नोज जॉब कह सकते हैं या टमी टक कह सकते हैं, वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को फॉरम प्रोवाइड करता है। Liaquat National Hospital also provides that forum where all these surgical procedures are performed by very highly trained, qualified surgeons, plastic surgeons, and very well-trained staff. And it's all done under very aseptic measures. So today, we would like to start with this session with some of the most leading and competent plastic surgeons of Karachi. We have with us on our panel today Dr. Shahab Afzal Beg, Dr. Shahab Ghani, Dr. Ubaidur Rahman, and Dr. Faq Salim. So let's start the session. I would like to start with Dr. Shahab Beg. So sir, can you please define what is a nose job? लोग सुनते हैं कि हमें नोज जॉब करानी है, पर लोगों को एक्चुअली अंदाजा नहीं कि वो नोज जॉब किस चीज को कहा जाता है। देखिए जैसे कि आपने पहले बताया कि नोज जॉब का मतलब ये है कि नाक को बेहतर बनाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नाक चेहरे की मुनासबत से या बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है, और या जो है वो टेढ़ी होती है किसी चोट लगने की वजह से, या पैदाइशी तौर पर टेढ़ी होती है बर्थ ट्रॉमा की वजह से। अब इस नाक के टेढ़े होने या एबनॉर्मल होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनको इस बारे में काफ़ी परेशानी रहती है। जैसा कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक टीनेजर की अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी और उसके पीयर ग्रुप में कितनी मसाइल हो रहे होंगे। इवन यहाँ तक कि शादियाँ रुकी हुई होती हैं इसी वजह से। तो इस सूरत में एक प्लास्टिक सर्जन अगर उसको चेहरे के मुनासबत से प्रोपोर्शनेट करने की सलाहियत रखता है और अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतरी आ सकती है, तो इससे लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। और हमने अपने कैरियर में ये देखा है कि लोगों की बाकायदा ज़िंदगियां बदल गई। लड़कियों का जो है वो डिप्रेशन ख़त्म हो गया, लड़कों की जॉब शुरू हो गई। इसलिए नहीं कि उनकी काबिलियत बढ़ गई, इसलिए कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया। बिल्कुल सर। तो बहुत ओके सर अच्छा, लोगों के अंदर ये स्टिग्मा भी है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो क्या ऐसा है कि लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से करवाना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इंसान की ज़िंदगी पे अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है तो वो कॉस्मेटिक नहीं रह जाता उस वक्त। अगर वो उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन पैदा कर रहा है, वो एक आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने फैमिली से, ख़ानदान से, दोस्तों से अलग होता जा रहा है, तो इट बिकम्स ए रियल प्रॉब्लम और उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना इस तरह हम बहुत सारे यंग टैलेंटेड लोगों को खो देंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को खो देंगे अगर हम सही वक्त पे मालूमात करके और उनकी हेल्प नहीं कर पाते तो। बिल्कुल सर। तो सर इसमें कोई स्कार वगैरह विजिबल रहता है या नहीं रहता है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्कार कोई नहीं होता है, और स्कार नाक के बिल्कुल अंदर की तरफ होता है और वो नज़र भी नहीं आता है। तो अब ये समझ लें कि इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि पिछले 24-25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे नाक के स्कार की आज तक किसी पेशेंट ने शिकायत नहीं की, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम से कम 800-1000 के करीब राइनोप्लास्टीज तो मैं कर चुका हूँगा। इसी तरह से हमारे दूसरे कोलीग्स का भी एक्सपीरियंस है, बट मैंने कभी इसके बारे में कोई पेपर नहीं पढ़ा और कभी किसी कोलीग ने मेंशन भी नहीं किया कि नाक के स्कार से किसी को परेशानी हुई हो। तो सर अगर किसी ने नोज जॉब फॉर एग्जाम्पल करा लिया तो क्या वो दोबारा आने का उसको रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है मरीज को?
97-8% तो उसका ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। उसकी नाक में जो डिफॉर्मिटी है वो बेहतर हो जाती है, और वो जो है बेहतर हो जाती है सारी चीजें। लेकिन अगर फिर खुदा ना खास्ता कोई चोट लग जाए, कोई और इवेंट हो जाए, तो आप जितनी दफा चाहे उतनी दफा सर्जरी कर सकते हैं नाक की। सर थोड़ा सा इफ यू कैन एलाबोरेट द रिकवरी टाइम एज वेल पोस्ट अच्छा, अब ऑप इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम सारे ये बात जानते हैं कि नाक एक नाजुक हिस्सा है, जरा सी भी चोट लग जाए तो सूजन काफी रहती है। इसी तरह सर्जरी के बाद भी सूजन रहती है। 2 हफ्ते के बाद ऐसा होता है कि सूजन तो होती है, लेकिन वो सिर्फ सर्जन को और पेशेंट को कुछ अंदाजा उसका होता है, आम देखने वालों को इतना पता नहीं चलता। 6 हफ्ते पे तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है, लेकिन टिश्यू सेटल होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये कहना मुनासिब होगा कि फाइनल शेप जो आती है वो तकरीबन 6 महीने पे आती है। हालांकि 6 हफ्ते के बाद से मरीज की ऑलमोस्ट सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, और 4 हफ्ते के बाद से आमतौर पे लोग काम पे भी अपने जा सकते हैं। Thank you so much, sir. Sir, my next question would be towards Dr. Shahab Ghani. Sir, for example, a patient is coming to you कि मेरी eyebrows बहुत fall down कर गई हैं, वो मुझे बहुत ही अजीब सा look दे रही हैं, जिससे मैं हमेशा sad रह रही हूँ, हमेशा परेशान रह रही हूँ, तो उसके लिए क्या procedure किया जा सकता अस्सलाम वालेकुम अयमन। हाँ, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली यंग एज ग्रुप के भी आते हैं, ओल्ड एज ग्रुप भी आते हैं। और इसका बेस्ट इलाज तो ये होता है कि आप उसका ब्राउ लिफ्ट करा दें, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। है? तो सर, कैन यू डिफाइन क्या होता है brow lift में? किस तरह के scars आते हैं? क्या मेरे scar visible रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ब्राउ लिफ्ट बेसिकली आप अगर देखें तो ये जो आईब्रोज है मेरे, फॉर एग्जांपल, ड्रूप अगर करें तो इसको उठाने के सिलसिला होता है, ठीक है। तो ब्राउ लिफ्ट में स्कार एक आता है जो कि बालों के अंदर होता है, ठीक है। अगर कोई आदमी गंजा है तो फिर ब्राउ लिफ्ट आइडियल नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके स्कार दिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आम मरीजों में ये स्कार हिडन होता है, और वहाँ से हम एक्सेस करके आपके ब्राउ को उठाते हैं, और इसकी हम शेपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि औरतों के जो आईब्रोज होता है उसका डिफरेंट शेप होता है, और मर्दों का डिफरेंट शेप होता है। तो उसी हिसाब से हम उसकी सर्जरी करते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जनरली ये परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं, इसको रिपीट नहीं करना पड़ता है। सर, तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने करवाया था, क्या वो डे केयर सर्जरी में करवा सकता है? क्या वो अपने वर्क पे दूसरे दिन वापस जा सकता है? जी जी, ये बिल्कुल डे केयर में हो जाती है। बहुत लोकल में कर सकते हैं या जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टुवर्ड्स डॉक्टर उबैद रहमान। सर, एक सोशल मीडिया के ऊपर हर लोग बात करते हैं फैट ग्राफ्टिंग के ऊपर। आप बता सकते हैं फैट ग्राफ्टिंग क्या चीज है? थैंक यू सो मच हेमंत। फैट ग्राफ्टिंग असल में जिस्म के एक हिस्से से चर्बी को इंजेक्शन से लेते हैं और उसको जिस जगह पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे इंजेक्ट करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है, जिनमें कुछ वजूहात में चीक के अंदर फिलिंग के लिए, इसको डिफरेंट स्कार्स की बेहतर करने के लिए, कोई निशान पुराना कट का रह गया उसको इम्प्रूव करने के लिए, और फेशियल रिजुविनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर, लेकिन इसमें स्किन की क्वालिटी भी बेहतर होगी या जी हाँ, सिर्फ? इसमें जी आप पूछिए। जी सर, मतलब ये सिर्फ स्कार्स के लिए यूज होगा, या अगर एक पेशेंट चाह रहा है कि मेरी स्किन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, मेरी स्मूथ स्किन हो जाए, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें फर्क पड़ेगा यमन। एक्चुअली इसके अंदर फैट के साथ स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं, जो कि स्किन की रिजुविनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है सर। क्या मरीज को सर दाखिल होना पड़ता है इसके लिए? डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो दाखिल भी होना पड़ेगा, अदरवाइज इसको डे केयर सर्जरी के तौर पे और सुन करके कर सकते हैं, बेहोश करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और चीज जो आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर है और हर किसी को करानी है, दैट इज लाइपोसक्शन। तो डॉक्टर फाक सलीम, कैन यू प्लीज डिफाइन कि व्हाट इज लाइपोसक्शन? थैंक यू। अच्छा देखिए, लाइपोसक्शन एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी का। बिल्कुल। इसमें एक छोटा सा कट लगाया जाता है जो कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, और उसके जरिए बॉडी से जायद फैट निकाली जाती है।
ये फैट किसी भी एरिया की निकाली जा सकती है, एब्डोमेन की, थाई की, हिप की, डबल चिन जिन लोगों में होती है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। तो किसी भी एरिया की फैट को निकालने का जो प्रोसीजर है इसको लिपोसक्शन कहते हैं। सर इसमें क्या हमारा वजन भी कम होता है या देखिए सिर्फ? लिपोसक्शन, जी जी, आप कंप्लीट करें। सर मतलब मरीज ये कहता है कि मुझे वेट रिड्यूस भी करना है, क्या इससे वेट रिड्यूस भी हो जाएगा उनका? देखिए लिपोसक्शन बेसिकली इज नॉट अ वेट रिड्यूसिंग प्रोसीजर, इट्स बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर। इससे बहुत ज्यादा वजन कम नहीं होता। अगर आप 2000 ml भी फैट एक्सरसाइज कर लें और उसका वेट करें तो वो हार्डली 2-3 kg होता है। तो इससे वजन में बहुत ज्यादा कमी नहीं होती, लेकिन बॉडी शेप में आ जाती है। और बॉडी के शेप में आने की वजह से आपकी मोबिलिटी, आपकी हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। ठीक है सर। सर क्या ये सेफ प्रोसीजर है या इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है हमें? देखिए लिपोसक्शन बेसिकली सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी का। और अगर हमें एक छोटा एरिया एड्रेस करना है तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं और किसी भी सेटिंग में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसकी प्रिकॉशन की खास जरूरत नहीं होती। सर सर्जरी के बाद कोई ऐसी केयर जो मरीज को पता हो? देखिए सर्जरी के बाद नॉर्मल मोबिलिटी तो नेक्स्ट डे से शुरू करवा देते हैं। पेशेंट नॉर्मली सारी एक्टिविटी 2 से 3 दिन के बाद शुरू कर लेता है। स्पेशल केयर सिर्फ ये है कि एब्डोमिनल बाइंडर या कि गारमेंट्स जो है जो 6 हफ्ते तक कपड़ों के अंदर पहन के रखनी पड़ती है पेशेंट को। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अच्छा, अब एक पेशेंट आया है जो कि कहता है कि मेरी आईलिड की स्किन बहुत लूज हो गई है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए, डॉक्टर साहब अफजल बेग, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू एमन। इसके दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि आईलिड, अपर आईलिड की स्किन लूज होती है जेनेटिक वजह से। जैसे कि हमारे कुछ इलाके हैं पाकिस्तान में, गिलगित, हुंजा वगैरह अप कंट्री के इलाके, वहाँ पे हेरिडेटरी तौर पर 22-23 साल से अपर आईलिड की स्किन हैंग होनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारी लोगों की ओल्ड एज में आकर होती है और इतनी ज्यादा हैंग हो जाती है कि उनको नजर आना मुश्किल हो जाता है, आंखों के आगे एक कर्टन सा आ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसके वजन से आंख को खोलना भी मुश्किल होता है। तो इस सूरत में अगर इस एक्सेस स्किन को निकाल दिया जाए तो न सिर्फ जो है वो देखने का मसला हल हो जाता है, बल्कि इंसान की जो एज बहुत ज़्यादा लगने लगती है इसी तरह से अपर आईलिड बैगी होने की वजह से या लोअर आईलिड बैगी होने की वजह से, वो इशू भी ख़त्म हो जाता है। इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट सच ए गुड चेंज कि आँखों की या पेरी ऑर्बिटल एरिया को अगर अच्छी तरह से हैंडल कर लिया जाए, बैगी स्किन निकाल दी जाए, फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो इंसान की एज में 10 साल का फर्क पड़ता है इन यंगेस्ट इंडिविजुअल्स। और अगर देखने की प्रॉब्लम की वजह से करें तो उनके सारे मसले देखने के एल्डरली ग्रुप के हल हो जाते हैं और बगैर किसी एड के, बगैर एक हाथ से आंख को ऊपर उठाए आराम से वो लोग देख के पढ़ सकते हैं। और ये भी डे केयर प्रोसीजर है, उसी दिन करके उसी दिन घर भेज सकते हैं, सुन करके करते हैं, इसमें बेहोशी की भी जरूरत नहीं है। सर इसमें भी क्या कोई स्कार विजिबल रहेगा मरीज के कि नहीं रहेगा? अच्छा, मेरे हिस्से में एक्चुअली जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब एक ही बन रहा है कि पिछले कई सालों की प्रैक्टिस में और सैकड़ों से ज्यादा ये प्रोसीजर करके आज तक इसकी शिकायत नहीं की मुझसे किसी ने। हालांकि एज अपोज टू राइनोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी में कहते हैं कि स्कार खराब हो सकता है, बट इन ऑल फेयरनेस मुझे आज तक कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिला जिसको मेरी सर्जरी या किसी भी सर्जरी के बाद बहुत खराब निशान बना हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, अब एक पेशेंट है, एल्डरली फीमेल आई है, वो कहती है कि मुझे बहुत डबल चिन है, मेरी स्किन बहुत लूज हो गई है, तो डॉक्टर शाह बनी, उसके लिए हम क्या कर सकते हो ऐसे पेशेंट की? चायमन, हाँ ये भी एक काफ़ी कॉमन इशू होता है लोगों को, और जनरली ये एल्डरली में होता है, लेकिन यंग पेशेंट्स में भी इशू होता है बास को। वो कहते हैं कि उनकी फैट होती है एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हम लोग नेक लिफ्ट कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं नेक की। ठीक है सर। यूजली
यंग पेशेंट में इसकी स्किन लूज नहीं होती है, तो उस पर हम लाइपोसक्शन करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यूजुअली मैंने देखा है इसके रिजल्ट्स रिलेटिवली प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज पेशेंट दोबारा गेन वेट नहीं करे। जो सर, नेक लिफ्ट होता है जिसके अंदर बहुत लूज स्किन है, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपको कान के पीछे से एक कट लगाते हैं और बालों के अंदर जाता है ये, और यहाँ से पूरी नेक को खींचा जाती है, ठीक जी है। सर। यूजली इसको हम कंबाइन करते हैं लाइपोसक्शन के साथ। हम्म, बाज अब अगर किसी की बिल्कुल जिसको हम कहते हैं टर्की नेक, हम्म, तो उसमें यहाँ नीचे भी एक कट लगा करके यहाँ भी इसको टाँके लगाते हैं अंदर, ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए। तो नेक लिफ्ट एक्टिव बहुत अच्छा प्रोसीजर है, इसके यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं इसके रिजल्ट से। सर्जरी के बाद उनको एक सपोर्ट पहनना पड़ता है, आइडियली महीना 1.5 महीना तक, जब तक स्वेलिंग और नीलपन खत्म नहीं हो जाए। ठीक है सर। तो सर इसका रिजल्ट क्या लास्ट करता है और कितने अरसे तक लास्ट करता है? इसका रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं जनरली, ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, सो डॉक्टर उबैद रहमान, सो हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि छाती के मसलों के साथ आते हैं। उनको या तो ब्रेस्ट को ऑगमेंट करवाना होता है या रिड्यूस करवाना होता है, या तो वो उनकी लाइफ में मसला कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट रिडक्शन के लिए आ रहे हैं तो वो कह रही है मुझे बैक में बहुत प्रॉब्लम रहता है, या वो एक कॉस्मेटिक कंसर्न के साथ आ रही है कि मुझे ऑगमेंट कराना है। उसके बारे में आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच एमन। एमन, ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन खासे कॉमन प्रोसीजर हैं जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे हैं। रिडक्शन के अंदर ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि वो बैक पेन, कमर में दर्द, शोल्डर पेन, सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इस चीज़ की। तो उसके लिए हम पेशेंट को गाइड ही करते हैं कि पेशेंट की ब्रेस्ट के वेट को रिड्यूस किया जाएगा। उसके कई तरीक़ेकार होते हैं। आमतौर पे जो ज़्यादातर मरीज ऑप्ट करते हैं और जो परमानेंट प्रोसीजर होता है उसके अंदर ब्रेस्ट के साइज को कट करके रिमूव शॉर्ट किया जाता है। उसमें ब्रेस्ट के नीचे और निपल के नीचे की साइड पे कट का निशान आता है और उससे उसका साइज खासा कम हो जाता है। और ये प्रोसीजर हर बार परमानेंट होता है। बहुत कम पेशेंट आते हैं जो कि इसमें मजीद रिडक्शन चाहते हैं। ऑगमेंटेशन की जहाँ तक आपने बात की, बहुत कॉमन प्रोसीजर है। खासे पेशेंट आते हैं जो कि अपने ब्रेस्ट के साइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम डे केयर प्रोसीजर होता है। ब्रेस्ट के नीचे की तरफ एक छोटा सा कट का निशान आता है और उससे इम्प्लांट डलता है। इम्प्लांट एक सिलिकॉन की एक समझ लें बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रेस्ट के नीचे, स्किन के नीचे डाल दिया जाता है ताकि उससे ब्रेस्ट की शेप मजीद बेहतर हो। सर तो क्या इम्प्लांट का साइज हर पेशेंट में एक ही रहता है या उसका कोई लिमिट है साइज का? आमतौर पे स्किन के अंदर एक स्ट्रेच होता है, उस स्ट्रेच को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कितना बड़े साइज का इम्प्लांट उसके अंदर डाल सकता है। जनरली होता ये है कि पेशेंट की विशेस होती हैं कि 400 ml 500 ml सुन के आते हैं, पिछले किसी पेशेंट से सुन के आते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं होता। हमें हर पेशेंट को एसेस करना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर उसके ब्रेस्ट साइज के हिसाब से, उसकी स्किन की क्वालिटी के हिसाब से और उसकी विशेस के हिसाब से इसको डिसाइड करके इम्प्लांट डालना पड़ता है। तो से सर फॉर एग्जांपल आपकी पेशेंट एक मदर है जो कि अपने बेबी को फीड भी कराना चाहती है सर्जरी के बाद से, वो कब करवा सकती है? जनरली अगर पेशेंट फीड करा रही हो तो हम ये प्रोसीजर उस टाइम पे नहीं करते। हम कहते हैं कि जब ये प्रोसीजर सेटल हो जाए, फीडिंग वगैरह का फेज निकल जाए, फिर ये प्रोसीजर प्रोसीड करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन आमतौर पे नहीं करते। मगर आफ्टर प्रोसीजर अगर पेशेंट चाहे अपने पेशेंट को, अपने बेबी को फीड कराना, तो बिल्कुल नॉर्मली करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक और बहुत कॉमन प्रोसीजर जो हमारे क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा मरीज आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें टमी टक करवानी है। तो डॉक्टर आफाक सलीम सर, कैन यू प्लीज डिफाइन के टमी टक में कौन से मरीज फॉल करते हैं, कौन से बेस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनको टमी टक की जरूरत होती है? मेरे ख्याल टमी टक थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। टमी टक प्रोसीजर के अंदर पेट के निचले से एक छोटा सा कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद हैंगिंग एब्डोमिनल वॉल जो है उसको रिसेट करके हम दोबारा स्टिच कर देते हैं। यह आमतौर पर उन पेशेंट में किया जाता है जिन्होंने मैसिव वेट लॉस किया है। बहुत ज्यादा वजन में कमी करने की वजह से पेट की खाल लटक जाती है। इसी तरह जो खवातीन है जिनमें मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन होते हैं, उनके अंदर भी पेट की जो है वो खाल काफी लटक जाती है। तो ये टमी टक प्रोसीजर
इन खवातीन में और ऐसे लोगों में जिन्होंने मैसिव वेट लॉस किया बहुत इफेक्टिव है। सर तो फिर टमी टक और लाइपोसक्शन में कोई डिफरेंस है क्या? देखिए लाइपोसक्शन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कट लगाया जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, और उसके जरिए फैट निकाली जाती है। इसमें कोई लीनियर सर्जिकल स्कार नहीं होता है। टमी टक के अंदर आप एक्सेस स्किन भी निकालते हैं और फैट भी रिमूव करते हैं, और उसमें पेट के निचले हिस्से पे एक कट का निशान आता है। तो बेसिकली दोनों प्रोसीजर्स की इंडिकेशन अलग अलग। ठीक है सर। तो सर इसका रिजल्ट कब तक लास्ट करता है? देखिए ये क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और Okay. परमानेंट रिजल्ट होते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एज करता है तो नॉर्मल जैसे स्किन होती है उसी तरह बिहेव करती है, लेकिन इसके रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रहते हैं हमेशा। ठीक है सर। तो सर एक पेशेंट कब अब तक अपने वर्क प्लेस पे वापस जा सकता है इस प्रोसीजर के बाद? देखिए टमी टक के बाद नॉर्मली हम नेक्स्ट डे से पेशेंट को वॉकिंग शुरू करवा देते हैं, और नॉर्मल अपनी एक्टिविटी आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के बाद अपनी सारी एक्टिविटी पेशेंट रिज्यूम कर सकता है। कुछ ठीक है। बाइंडर्स हैं जो कि कपड़ों के अंदर पहन के रखे होते हैं 6 से 8 हफ्ते तक, वो उसके साथ में पेशेंट की सारी एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है सर। Okay sir. So Dr. Shahabe, there's again a very common patient that walks into OPDs कि मुझे फेस लिफ्ट कराना है, मेरी स्किन बहुत सैगी हो गई है, मैं फेस लिफ्ट कराना चाहती हूँ। तो उसके बारे में सर आप क्या कहें? देखिए इसी तरह से जैसे बाकी चीज़ों में होता है कि स्किन का लूज हो जाना, रिंकल्स पड़ जाना और हैंगिंग स्किन का पैदा हो जाना, ये कुछ तो जेनेटिकली भी होता है और कुछ जो है वो मैसिव वेट रिडक्शन के बाद ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों का जो है वो अर्ली एज में हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे गोरे रंग की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश लोग करते हैं, लेकिन गोरे रंग का एक ड्रॉबैक जो जहन में आ रहा है वो ये है कि आपकी स्किन की लूजनिंग जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वीटिश कॉम्प्लेक्शन और डार्क कॉम्प्लेक्शन, टैन कॉम्प्लेक्शन। तो उसमें ये है कि अगर 50 इयर्स पे किसी की खाल बहुत ज़्यादा लूज हो गई है चेहरे पर और रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एज जो है वो 70 इयर्स की लगने लग जाती है। तो अब जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि इसमें इस तरह से खाल को स्मूथ किया जाए और रिंकल्स को ख़त्म किया जाए कि निशान नज़र ना आए। तो इस तरह से जो निशान या कट दिए जाते हैं वो नज़र नहीं आते हैं किसी को, और उसके निशान से अंदर जाते हुए खाल को स्ट्रेच करके और टाइट कर देते हैं और जो फालतू खाल है उसको निकाल देते हैं। आमतौर पे इसमें भी इसी तरह ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक चेहरे पर पट्टी नुमा एक बैंडेज रहती है या गारमेंट एक रहता है जो कि 1-2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में उसको हटा देते हैं, और बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं, यानी बेसिकली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मुझे याद है कि मेरे कुछ पेशेंट्स जो कि बिल्कुल नॉर्मल उसमें आते थे और कपड़े भी ठीक से नहीं पहने होते थे खवातीन ने, उसके बाद जब वो आई हैं फेसलिफ्ट के बाद तो उनका अटायर भी बदल गया, एटीट्यूड भी बदल गया, कपड़ों में भी नुमाया चेंज आ गया। और ऑब्वियसली उनके रिलेटिव्स ने बताया कि जी इनकी तो लाइफ बहुत बेहतर हो गई है, मतलब हालांकि वो 50 थी बट वो समझ रही थी कि मैं 70 की लगती हूँ, लेकिन जब दोबारा चेहरा चेंज हुआ तो दे रिटर्न बैक टू देयर एक्चुअल एज और मे बी younger. So they are very dramatic and very rewarding procedures and with very good tried and tested results. और ये समझे कि 30-40 साल से ये प्रोसीजर हो रहे हैं, चेंजेस इनमें आते हैं, बेहतरी आती है, बट बेसिक प्रोसीजर का हम साल साल का रिजल्ट देख चुके हैं। इट्स वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर फॉर द पेशेंट। ओके सर। सर सर एक सवाल आया है बेसिकली आपके लिए, वो यही है कि स्किन टाइटनिंग का क्या प्रोसीजर है और उसमें कितने दिन लगते हैं? इसमें क्या चेहरे पे कट भी दिखाई देंगे? चेहरे के कट जैसे मैंने कहा था कि राइनोप्लास्टी में या आईलिड सर्जरी में चेहरे के कट इन जगहों पे दिखाई दिए जाते हैं जहां से वो दिखाई ना दें। कुछ कट तो बिल्कुल कान के पीछे होते हैं
और कुछ कट कान के बिल्कुल सामने होते हैं, जो हिस्सा आमतौर पे खवातीन के बालों में छुपा होता है और आदमियों में बिल्कुल कान की जो क्रीज है उसी के अंदर आ जाता है। ओके सर। तो ये साल साल की प्लानिंग के बाद इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये नज़र ना आए। और एज माय प्रीवियस आंसर, इसमें शिकायतें सुनने में नहीं आती हैं। ये एक तरीका है फेस लिफ्ट करने का सर्जिकली। इसके अलावा कुछ इसमें एंसिलरी प्रोसीजर भी किए जाते हैं, यानी इसको टॉप अप करने के लिए, जैसे जिसमें कि फिलर्स हैं या बोटॉक्स हैं या थ्रेड लिफ्ट हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं या केमिकल पील्स हैं। तो इनसे जो है वो स्किन भी रीसर्फेस होती है, फ्रेश नज़र आती है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों में से जिसकी ज़रूरत होती है उस तरह से उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक सर। सर इसी से मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर शाहरुख बनी के लिए निकलता है। हमने बहुत सुना है थ्रेड लिफ्ट के बारे में। लाइक पेशेंट आता है कि मुझे तो थ्रेड लिफ्ट कराना है, मेरी तो उस फला दोस्त ने थ्रेड लिफ्ट कराया तो उसको बहुत फर्क पड़ा है। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज थ्रेड लिफ्ट? थ्रेड लिफ्ट आजकल आप सोशल मीडिया में काफ़ी देखेंगे, लोग इसको प्रमोट काफ़ी करते हैं। जी। तो ये ख़ास थ्रेड्स होती है नीडल्स के ऊपर, जिसको आप अपने स्किन के नीचे इसको आप पिरो देते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह आपको अगर लिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे करना है, तो हम यहाँ पे 3-4 थ्रेड्स डाल करके ऐसे इसको खींच देते हैं। तो ये कसम से फेस लिफ्ट की का काम करती है, लेकिन इसमें कोई कट्स नहीं आते हैं। तो इन दैट सेंस तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हम लोग ये काम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो थ्रेड लिफ्ट भी एक रिलेटिवली न्यू साइंस है, टेक्निक है, पिछले 20 साल में ये डेवलप हुई है। और शुरू शुरू में जो हमें थ्रेड्स मिलते थे उसमें हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी देखे हैं कि वो थ्रेड परमानेंट होते थे, टूट जाते थे, निकालना बहुत मुश्किल होता था, तो मसले मसाइल रहे। वक्त के साथ ये थ्रेड्स कुछ बेहतर तो हो गए, लेकिन इन जनरल जो मरीज जिस जो थ्रेड लिफ्ट का पेशेंट होता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक तो जो थ्रेड लिफ्ट है वो परमानेंट नहीं है, ठीक सर। वो 6 महीने से लेकर के साल 1.5 साल तक इफेक्ट रहता है इसका, ठीक है। प्लस ये है कि क्योंकि ये बाहर से थ्रेड जाते हैं तो इसकी कॉस्ट एक होती है, तो थ्रेड्स ज्यादा लगाने होते हैं रिजल्ट्स के लिए, अगर आप 1-2 थ्रेड लगाएंगे तो फायदा नहीं होता। और थर्डली ये बहुत यंग लोग आते हैं थ्रेड लिफ्ट के, तो मैं तो जनरली इनको बहुत ज़्यादा नहीं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी स्किन के नीचे एक आप थ्रेड्स डाल रहे हैं, जो कि उसका साइड इफेक्ट्स होता है, स्कारिंग होती है, और विद टाइम आपकी अगर हर 2-3 साल के बाद थ्रेड दोबारा डालते रहेंगे तो 10 साल 15 साल में आपकी स्किन काफ़ी ख़राब होने का रिस्क होता है। तो इसको काफ़ी सोच करके समझ करके लगाना चाहिए, जो इसके लिए पेशेंट्स को देखना पड़ता है कि वो बेहतर सर्जरी उनके लिए बेहतर है, कि लिफ्ट बेहतर है, थ्रेड लिफ्ट, या और कोई तरीका बेहतर है। थैंक यू सर। हम इन प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं तो एक प्रोसीजर जिसको हम नहीं भूल सकते, जो बहुत कॉमन है आजकल, दैट इज बोटॉक्स इंजेक्शन। सर डॉक्टर वैद, कैन यू डिफाइन कि क्या बोटॉक्स लगाने में कोई सेफ है? मतलब लोग डरते हैं कि हमें बोटॉक्स लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, 100 लोगों से सुनते हैं कि नहीं लगवाओ लगवाओ। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? थैंक यू सो मच। ह्यूमन बोटॉक्स काफी सालों से 20 साल 30 साल से होने वाला प्रोसीजर है, सारी दुनिया के अंदर हो रहा है और लाखों के करीब पेशेंट हैं जो कि डेली लगवा रहे हैं इसको। तो यकीनन एक सेफ प्रोसीजर होगा। ऑब्वियसली किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ होगा, यकीनन वो किसी अनट्रेन्ड बंदे से लगवाने की वजह से, या कोई क्लीन जगह से ना लगाया हो, क्लीन एस्थेटिक प्रोसीजर है। अगर आपने इसको बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक से नहीं लगाया तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, मगर जनरली बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसकी जो डोज है वो इतनी मिनिमम लगती है कि उससे कोई प्रॉब्लम आमतौर पर नहीं आता है। हाँ, किसी पेशेंट को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए, अगर आप किसी ऐसे सेटअप में नहीं है जो कि उसके लिए तैयार नहीं है, अगर आप किसी छोटी क्लिनिक से करा रहे हैं या किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं जो कि इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें मरीज को कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जनरली स्पीकिंग याकर नेशनल हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर रोजाना के करीब हो रहा है और बहुत कम पेशेंट है जिनके अंदर कंप्लेन आई है। तो सर कितना मुझे अर्सा याद लगता है इसके अफेक्ट आने में? क्या फौरन से अफेक्ट आ जाता है या टाइम लगता है? इसका कोई डाउन टाइम?
एमन इसको जब इंजेक्ट किया जाता है तो इसको इफेक्ट आने में 48 आवर्स 48 आवर्स तक लगते हैं, और उसके बाद फिर हम मरीज को दोबारा से फॉलो अप करते हैं ताकि हम उसको देखें कि कितना इफेक्ट आया है, मरीज की विशेस के मुताबिक है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको टॉप अप करके मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है। तो सर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आई है जिसको फेसलिफ्ट कराना है या वो कंफ्यूज्ड है, क्या फेसलिफ्ट की कैंडिडेट वाली पेशेंट बोले कि नहीं मुझे तो बोटॉक्स लगा दें आप क्लिनिक में और मैं तो बोटॉक्स लगवा के जा रही एक्चुअली अमन इन दोनों की बिल्कुल अलग अलग टेक्निक्स हैं और बिल्कुल अलग अलग समझ ले साइंस है। हूँ? बिल्कुल सर। बोटॉक्स जो आपके मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। जबकि फेस लिफ्ट आपकी जो एक्सेस स्किन है उसको रिमूव करने का या उसको स्ट्रेच करने का प्रोसीजर है। तो अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, और रिंकल इस वजह से आ रहे हैं कि उसके नीचे जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या आप कोई खास मूवमेंट कर रहे हैं, आमतौर पे फोरहेड पे क्रीसेस आ जाती हैं, पेशेंट के बहुत करीब से देख रहे हैं या गुस्से की लाइनें जिसको कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए तो बोटॉक्स अच्छा काम करेगा। मगर अगर चेहरे की स्किन लटक रही है, गर्दन की स्किन लटक रही है, वो स्किन को खत्म नहीं करेगा, उसका काम ही नहीं है। सही सर बोटॉक्स क्या और चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बहुत कॉमनली इसको हम लोग फोरहेड और जो मिग्रेन के जो पेशेंट होते हैं, हेड एक के पेशेंट होते हैं, उसमें यूज करते हैं। और भी खासी कंडीशन है जिसके अंदर यूज किया जाता है। इसमें आंख के चारों तरफ के मसल्स अगर किसी पेशेंट के ट्विच करना शुरू कर दें, एक कंडीशन ब्लेफरोस्पैज्म कहलाती है, उसमें यूज किया जाता है। बहुत से लोगों के पाम के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उनमें यूज किया जा सकता है। एक्जिला में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसमें यूज किया जा सकता है। बहुत सारे इसके प्रोसीजर होते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। सर ओके डॉक्टर फाक, एक और एक मेल आया है आपके पास, वो कह रहा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसको आप क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन में जो जरूरी होती है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे पहले हम सिंपली इस तरह बता सकते हैं कि बैक ऑफ द स्कैल्प पे जो हेयर होते हैं परमानेंट हेयर होते हैं, इनको हार्वेस्ट करके हम जो बाल्टेड एरिया होता है, जो फ्रंटल एरिया है या अगला हिस्सा होता है जहाँ के बाल गिरे हुए होते हैं, वहां लगाते हैं। क्योंकि पिछले हिस्से के बाल सर के वो गिरते नहीं है, इसलिए ये बाल भी नॉर्मली गिरते नहीं है, ये परमानेंट हेयर होते हैं। तो सिंपली हेयर ट्रांसप्लांट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते ठीक है हैं। ऐसा सर। आपकी डिपेंड कर जी। सर क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो एक पेशेंट का नेचुरल हेयर है वो ही वापस आता है? अच्छा देखें, क्योंकि ये नेचुरल हेयर है, आपके अपने हेयर हैं, तो ये नॉर्मली जैसे आम हेयर ग्रो करते हैं इसी तरह ग्रो करते हैं। और इसको फुल हेयर ग्रो होने के बाद आप ट्रिम कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि आपके नेचुरल हेयर से। ठीक है सर। तो सर इसमें कोई स्पेशल केयर की जरूरत है ट्रांसप्लांट कराने के बाद? देखिए, इनिशियल 2-3 वीक्स तक आपने कुछ इसकी वॉशिंग में और इसको शैम्पू करने के लिए स्पेशली कुछ एहतियात होती है जो हमें बतानी होती है। लेकिन जब ये फुली ग्रो हो जाते हैं, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो हेयर लगाए जाते हैं, पहले इसकी जो हेयर होते हैं ये शेड ऑफ हो जाते हैं, इसकी सिर्फ रूट रहती है। और ये रूट तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। तो फुल हेयर ग्रो के अंदर तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और जब ये फुली ग्रो हो जाते हैं तो फिर आप नॉर्मली ट्रीट करते हैं हेयर्स को जैसे आपके अपने ओरिजिनल हेयर्स। ठीक है सर। सर आपके लिए एक सवाल भी है जो कि आया है हमारे पास कि हेयर फॉल के लिए कौन सा टाइम है जब डॉक्टर को दिखाया जा सके, जब सर पर बहुत कम बाल रह जाए तब? देखें, इसको जितनी जल्दी एड्रेस किया जा सके उतना बेहतर है। क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो हमें डोनर एरिया देखना है। आप इस स्टेज पे आते हैं जिसमें हेयर फॉल हो गया है और आपका डोनर एरिया भी पीछे अवेलेबल नहीं है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितनी जल्दी इसको रिकग्नाइज कर लें और उसके बाद फिर हम इसको हेयर ट्रांसप्लांट करें, उतने बेहतर रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। ओके डॉक्टर शाहब बनी, आपके लिए भी सर एक सवाल है कि आजकल फेस योगा के बारे में बहुत पोस्ट आती है, क्या फेस योगा से फेस को यंगर लुकिंग बनाया जा सकता है? सॉरी, क्या आपने फेस योगा? यस सर। लोग कह रहे हैं कि जैसे यंगर लुकिंग फेस चाहिए तो बहुत आजकल चल रहा है कि फेस योगा करो तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, तो बात यह है कि एसेंशियली फेस जो आपकी है, इसका जो फिगर है वो नीचे मसल्स होते हैं, गोश्त होता है, ठीक है। जी। और जैसे आपका किसी भी जिस्म का गोश्त है, अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं तो उसका टोन बेहतर होता है, ठीक है। तो फेस की भी, स्किन की जो पूरी एक लेयर है जिसको हम स्मैश कहते हैं, जो कि मसल का लेयर है,
तो यकीनन अगर इसकी कोई एक्सरसाइज करे, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करे, तो इसकी इम्प्रूवमेंट तो होगी, डेफिनेटली होगी। अब कितनी होगी ये ऑब्वियसली आप इसको बहुत क्लियरली नहीं कह सकते, कि डिपेंड करता है कि आप किसी प्रॉपर जो ये काम करता है योगा वाला, उसका आप फॉलो करें, तो हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये ऐसा एरिया नहीं है जिसको हम लोग कवर करते हैं, ये नॉर्मली जो योगा वाले हैं इस किस्म के लोग ज्यादा इसके बता सकते हैं। ठीक है सर। एमन, क्या- आपकी सॉरी, मैं एक सवाल कर सकता हूँ शाह गनी से? जी जी सर, बिल्कुल। शाह गनी साहब, ये बताइए कि बहुत ज्यादा बोलने से भी तो चेहरे की एक्सरसाइज होती है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है जो आमतौर पे कुछ लोगों में देखी जाती है? अब जैसे मुझे आप देखें, मेरी चेहरा बहुत अच्छा है क्योंकि मैं कम बोलता हूँ, तो कम बोलने से ज्यादा फायदा होता है मेरे साथ। थैंक यू। तो सर, अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे स्मूदर लुकिंग स्किन चाहिए लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, तो क्या प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? सवाल किसके लिए? डॉक्टर शाहाब अली। स्किन रिसर्फेसिंग की जा सकती है, और इसके अंदर काफी सारी मोडालिटीज हैं। जी जैसे सर। बेग साहब ने अर्लियर कहा था, केमिकल पील एक तरीका है। जी इसके सर। अलावा लेजर्स हैं आजकल, एनडीएग लेजर है, CO2 लेजर है। हम्म, तो ये चीज भी स्किन की रिसर्फेसिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंड सर्टनली बहुत सारे जो लोग फेसलिफ्ट करते हैं उसके साथ साथ स्किन की भी रिसर्फेसिंग करते हैं, क्योंकि स्किन रिसर्फेसिंग से आपके स्किन का ऊपर के हिस्सा को टाइटनिंग होती है, ठीक बिल्कुल है। सर। लेकिन इसके अंदर भी आपको मरीज को देखना पड़ता है कौन सूटेबल है। हम्म, जनरली CO2 टाइप लेजर, जो अब्लेटिव लेजर होता है, जो हल्का सा एक बर्न करता है, वो डार्क स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि स्कारिंग छोड़ सकता है। वो बेहतर होता है उनके लिए जो फेयर कलर के हो ना, लाइट स्किन का कलर हो। लेकिन अदरवाइज एनडी एग लेजर है, और या हाइफू है, जी ये सर। सब आपके स्किन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको एनहांस करते हैं, ठीक है, और उसकी फर्मनेस बढ़ाते हैं। और मैंने देखा है हाइफू का रिजल्ट, मैंने देखा है कि लोगों को फायदा होता है डेफिनेटली इससे। केमिकल पील में भी है कि बहुत केयर करना पड़ता है कि आपका प्रॉपर स्किन देख करके आप करें, क्योंकि केमिकल पील से भी एक लाइट बर्न होता है। वो ज्यादा कोई डॉक्टर लगा दे अनट्रेंड हो तो जल्द को खराब भी कर सकता है। लेकिन इन जनरल ये प्रोसीजर्स होते टेम्पररी होते हैं, इसको रिपीट करना पड़ता है, हम्म, आपको 6 महीना साल में रिपीट करना पड़ता है, और ठीक है दे सर। आर गुड प्रोसीजर्स फॉर तो इसका पीपल। कोई डाउन टाइम है या कोई रिकवरी जनरली टाइम? तो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, हम्म, एंड एक्सेप्ट फॉर समथिंग लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अब्लेटिव है, या केमिकल पील है जो कि एक हल्का सा बर्न करता है, तो उसमें आपको 1-2 हफ्ता लगता है रिकवर करने में। हाईफू टाइप चीज में या एनडीएग लेजर में आपको कोई डाउन टाइम नहीं होता है। सर इन लेजर्स की या कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं रह जाते? जो एब्लेटिव होते हैं उसमें रिस्क होता है बर्निंग का, जो नॉन एब्लेटिव है वो जनरली सेफ है। ठीक है सर। सर एक और सवाल है कि मेलिस्मा के लिए जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लोग यूज करते हैं, क्या वो ले सकते हैं? इन जनरली स्किन लाइटनिंग आजकल बहुत से क्रीम्स दिखती हैं मार्केट में, और जी बहुत सर। हेविली इसको मार्केटिंग भी किया जाता है। पर्सनली मैं तो इसके खिलाफ होता हूँ, हम्म, क्योंकि these केमिकल्स के जरिए आपकी जो जिल्द की नॉर्मल एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द सनलाइट, उसको ये आप डैमेज कर रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। हमारी स्किन बनी है इस एरिया में रहने के लिए। आपने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि नॉर्मल वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो डार्क स्किन होते थे, जब ब्रिटेन से वहाँ पे लोग आ गए वाइट स्किन, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट है स्किन कैंसर्स। वो इसी वजह से है कि वो जो वाइट पीपल वहाँ रहते हैं वो उस एरिया के लिए बने नहीं है। वैसे ही जो इंसान केमिकल के जरिए अपने स्किन को कलर चेंज करता है, उसमें एक तो उस केमिकल से भी रिस्क होता है, तो वो उसके अंदर कोई कैंसर कर सकता है या और कोई बीमारी कर सकता है। प्लस ये दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर आवर एरिया, तो ये तो मैं डिस्करेज करता हूँ। आई डोंट encourage these chemicals. Thank you so much, sir. Okay, so since we're talking about the most asked questions, Botox, fillers, threadless, sir, Dr. Shahab, can you please define what are dermal fillers? एक patient को समझाना हो कि आप filler लगवाने आए हैं, what can we do about it?
अच्छा, एमन, अगर ये कुछ इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो कि हमारे बाकी कुलीग्स ने भी ब्रीफली मेंशन की है, वो ये है कि किसी को भी कोई भी प्लास्टिक सर्जरी की या कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि इस बात का तयन कर लेना कि वो किससे इलाज कराएंगे और उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है और वो किस सेटअप में काम कर रहा है, दिस इज एसेंशियली इम्पोर्टेंट. We see cases who have been messed up by people sitting in a small clinics who are not properly qualified, और फिर उस messed up केस को बेहतर करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है वाया दिस वेबिनार कि जो भी अपना कोई सर्जरी कराना चाहे या उसके बारे में सोचे, तो दे मस्ट लुक फॉर पीपल, देयर क्वालिफिकेशन एंड द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग. सॉरी, कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक तो हमने पहले बात की नॉर्मल फेस लिफ्ट की जो कि सर्जिकल फेस लिफ्ट है. दूसरा जो है वो समथिंग विच कैन गिव रीजनेबल रिजल्ट्स, उसको कहते हैं सॉफ्ट फेस लिफ्ट. सॉफ्ट फेस लिफ्ट के अंदर वो मसाइल हैं जो कि फिलर के साथ एड्रेस हो सकते हैं. अब फिलर के साथ क्या चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं? फिलर के साथ स्किन की जो भी डिप्रेशंस हैं या रिंकल्स हैं या जो है वो ड्रूपिंग है स्किन की, जिसकी वजह से कुछ स्किन के सरफेस पे डिप्रेशन पड़ रहा है या खड्डा सा बन रहा है, वो तमाम मसाइल को फिलर्स के साथ एड्रेस किया जा सकता है. यानी यहाँ तक कि सॉफ्ट फेस लिफ्ट के अंदर आप चिन को या चिन की ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं और चीक्स की भी ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत जो है वो नोज की रीशेपिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम अक्सर करते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात या बॉटम लाइन ये है कि द पेशेंट हैज़ टू बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली. अगर आपने पेशेंट सही सेलेक्ट नहीं किया तो आपके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अगर सही सेलेक्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स रीजनेबल आते हैं. और फिलर को जो है वो अगर सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इट कैन वर्क वंडर्स. Okay, sir. Sir, are these injections painful, the procedure itself? हाँ, इससे जो जो नीडल से लगाते हैं उस नीडल का साइज जो है वो 27 गेज होता है, यानी एक बाल के बराबर का तकरीबन उसका गेज होता है. तो दूसरे ये करते हैं कि इंजेक्शन लगाने से पहले एक स्किन पे क्रीम लगा देते हैं, जिससे स्किन की सेंसेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आप आसानी के साथ नीडल लगा सकते हैं. अगर ये एंटिसिपेट किया जाए कि आपको कुछ ज़्यादा लगाना है या जैसे आप लिप्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो उस सूरत में बाज़ वक्त उस जगह की नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा के, क्योंकि लिप्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ज़रा सा भी पेन जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है. Okay, तो sir. जब आप नर्व्स को ब्लॉक करते हैं तो फिर पेन नहीं होता. लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इंजेक्शन के दौरान पेन ना हो, और नहीं होता है पेन. सर, ओके, थैंक यू सो मच सर. सर, एक और सवाल है जो कि हमारे पास आया है, दैट इज कि बोटॉक्स, फिलर्स या हाइफू जैसे प्रोसीजर्स कितने अरसे तक चलते हैं? ये मुझसे है सवाल. जी सर. फिलर देखिए मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. आम तौर पे फिलर्स की परमानेंट फिलर्स इस वक्त तक एज वी आर टॉकिंग कोई भी ऐसा परमानेंट फिलर नहीं है जो कि विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. बट ओवर द इयर्स, पिछले 30 साल से जो कि मैं इस बिजनेस में हूँ, बहुत सारे परमानेंट फिलर्स आए और गए, लेकिन उनके मसाइल इतने थे कि वो छोड़ दिए लोगों ने इस्तेमाल करने. तो जो आजकल फिलर इस्तेमाल होते हैं वो 10 महीने से लेकर के 14 महीने तक आमतौर पे चलते हैं. बोटॉक्स जो है वो आमतौर पे 4 महीने से 8 महीने तक मैक्सिमम चलता है. और थ्रेड लिफ्ट जो है इसी तरह से डिजोल्वेबल वो धागे होते हैं, और वो जो है डिजोल्व हो जाते हैं 6 महीने में, 4 महीने में, इस तरह से. तो ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है और इनको बार बार जो है वो करना पड़ता है.
Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, so, sir, Dr. Afaq, can you actually tell us about PRP injections as well? What are PRP injections? देखिए पीआरपी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, फिर इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो रेड पैक सेल्स होते हैं ब्लड के, वो रिमूव कर दिए जाते हैं और प्लाज्मा और ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट ये इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके प्लाज्मा और प्लेटलेट के अंदर जो होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे प्रोबायोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। बालों के अलावा और बहुत सारी जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सर बालों के अलावा कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? अच्छा देखें, पीआरपी सिर्फ हेयर फॉल में ही रोल नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगह जैसे कि नी पेन, क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन लोगों में होता है उसमें बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह एड़ियों में दर्द होता है जिसको प्लेंटर फेशियाइटिस कहते हैं, उसमें भी पीआरपी इंजेक्ट की जाती है। इसी तरह एजिंग जो होती है, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए फेस में भी पीआरपी इंजेक्ट की जाती है। तो पीआरपी के बिसाइड हेयर फॉल बहुत सारे दूसरे यूजेस भी हैं। ठीक है सर। सर पीआरपी से रिलेटेड एक और सवाल जो हमारे पास ऑडियंस से आया है कि पीआरपी कितने अरसे तक इफेक्टिव रहता है? देखिए सिंगल सेशन यूजुअली इफेक्टिव नहीं होता है। अगर पीआरपी आप एक तो फर्स्ट आप कंसीडर करें कि हेयर ग्रो के लिए पीआरपी नहीं है, बल्कि आपके ऑलरेडी जो हेयर्स हैं उनकी डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए, उनकी थिकनेस इंप्रूव करने के लिए पीआरपी से सजेस्ट किया जाता है। अच्छा, पीआरपी के एटलीस्ट 4 to 5 सेशन हो तो फिर इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। सिंगल सेशन के अंदर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अच्छा, पीआरपी आपने मुस्तकिल करवाना पड़ता है तो फिर इसके रिजल्ट्स रहते हैं। ठीक है सर। सर इसमें कोई पेनफुल प्रोसीजर होता है या कोई डाउन टाइम होता है इस चीज का? देखिए पीआरपी तो सिंपल प्रोसीजर है, आपका अपना ब्लड लिया जाता है, इसको प्रोसेस करके फिर इंजेक्ट कर देते हैं और इसको बहुत फाइन निडल से जो कि 27 गेज की होती है, तो इतना पेन नहीं होता है। और इंजेक्ट करने से पहले भी हम इसको ये सारा एरिया नम कर देते हैं। कुछ इंजेक्शन लगा के अपनी स्कैल्प को पूरी नम कर दिया जाता है, जिसके बाद पीआरपी इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो इतने पेनफुल नहीं होते हैं। Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. I think this was a very informative session for all of us. This provides us that not only cosmetic surgery is all about, aesthetic appeal. It actually helps us to boost one's confidence as well. Like how a person's, as Dr. Shahwaz Albeck said, how it is helping people coming out of depression, coming out of their anxiety, coming out of their comfort zone. How it can help us in a society where physical appearance and aesthetic appeal does play a very significant role in one's part. So thank you so much, sir, Dr. Shah Baig, Dr. Shah Ghani, Dr. Ubaid Rahman, Dr. Afaq Salim. Thank you for your time.